जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जिसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सॉल्व नहीं किया है तो पहले हमारे सेशन को देखें, उसके बाद आराम से इसे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी चीज़ें याद रह रही हैं और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आधुनिक भारत इतिहास का ये पहला सेशन होने वाला है। एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 2 सेशन अपलोड किया जा चुका है। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एपिसोड हम आपको कंटिन्यू दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। ये 25 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण सेट है जो कि यूरोपियों के आगमन वाले टॉपिक से संबंधित है, और यहाँ पर स्पेशल जो टॉपिक है ये संबंधित है पुर्तगालियों से। ठीक है, स्पेशल जो ये टॉपिक है आपका पुर्तगालियों से संबंधित है। हम देखेंगे यहाँ से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं या फिर जिसे याद रखने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस वर्ष बार्थोलोम्यो दियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? देखिए, बार्थोलोम्यो दियाज ये एक पुर्तगाली यात्री था। जब ये निकलता है भौगोलिक खोज पर, तो अफ्रीका के जो कॉर्नर वाला सिरा है अफ्रीका का, ये इंडिया नहीं है, ये अफ्रीका मान लीजिए, इसका जो कॉर्नर वाला सिरा है यहाँ पर पहुंचता है और इसे केप ऑफ गुड होप का नाम देता है। ठीक है, तो इसकी खोज कब की थी आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 1453, 1487, 1498 या फिर 1502। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1487 ईस्वी। 1453 में तो जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया नाम का एक जगह होता है, यहाँ पर तुर्कियों का अधिकार हो जाता है। और जब तुर्कियों का यहाँ पर अधिकार हो जाता है तो अब जो बाकी यूरोपियन देश हैं वो भौगोलिक खोजों के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र पर तुर्की का अधिकार हो जाने के कारण सारा जो संबंध होता है आपका भारत और अन्य देशों के बीच का जो संबंध होता है वो टूट जाता है, और इसीलिए इन्हें नए मार्ग की तलाश करनी पड़ती है, जिस कारण से भौगोलिक खोज के लिए ये प्रोत्साहित होते हैं या मजबूर भी होते हैं। और उसी क्रम में 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की जाती है, जो दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल दक्षिणी सिरा होता है। 1498 ईस्वी, इस समय पे वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है ये दूसरी बार भारत आया था। ठीक है, याद रखेंगे इन फैक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। ऑप्शन बी है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। ऑप्शन सी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और ऑप्शन डी है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी। देखिए, फ्रांसीसी तो सबसे लास्ट में आए थे, ये तो आपको पता ही होगा, पर अंग्रेज सबसे पहले नहीं आए थे, तो ऑप्शन डी जो है आपका गलत हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं डच और अंग्रेज में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। देखिए, डच कंपनी की जो स्थापना है ये 1602 ईस्वी में होती है, और जो आपका अंग्रेजों की कंपनी है ये 1599 से 1600 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन डच जो है ये पहले भारत पहुंच जाते हैं अंग्रेजों से पहले, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1599, ऑप्शन सी 1664 या फिर ऑप्शन डी 1602 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1664। इस समय पे राजा कौन था? तो राजा था लुई 16। याद रखेंगे, लुई 16 इस समय राजा था। और मंत्री का अगर नाम पूछे, फ्रांसीसी राजा के मंत्री का नाम क्या था? तो कोलबर्ट इस मंत्री का नाम था, याद रखिएगा। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, 1599 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और 1498 में वास्को डी गामा जो है ये भारत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे ही टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर
हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप वहां पर इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो हम आपको दे रहे हैं, ये जेपीएससी या झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम सहित बिहार के भी सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिस्ट्री जो है ये झारखंड और बिहार या यूपी होने से चेंज नहीं होता है, हर जगह पे ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां ये टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे सामने? वास्को डी गामा के सहायक गुजराती नाविक का नाम क्या था? ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। ये अगर आप बीपीएससी को उठाएंगे तो वहां पे ये पीवाईक्यू है। वास्को डी गामा के सहायक गुजराती नाविक का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं हेनरी द नेविगेटर, दूसरा है ऑप्शन बी अब्दुल अजीज, ऑप्शन सी है अब्दुल मनीक और ऑप्शन डी है अब्दुल शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अब्दुल मनीक जो है ये गुजराती नाविक था जिसने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाया था। हेनरी द नेविगेटर सबसे पहले ये एक राजकुमार था पुर्तगाल का जिसने की पुर्तगाली यात्रियों को भौगोलिक खोज के लिए प्रोत्साहित किया था और उसे विभिन्न दिशाओं में भेजा था भौगोलिक खोजों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल मनीक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, बार्थोलोमियो डियाज को भौगोलिक यात्रा पर पुर्तगाल के किस शासक ने भेजा था? पुर्तगाल का वो कौन राजा था जिसने बार्थोलोमियो डियाज को भेजा था भौगोलिक खोज के लिए या भौगोलिक यात्रा पर? आपके सामने ऑप्शंस हैं हेनरी द नेविगेटर, ऑप्शन बी है जॉन द्वितीय, ऑप्शन सी है इमैनुअल और ऑप्शन डी है जमोरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन द्वितीय। ठीक है, बार्थोलोमियो दियाज के समय पे शासक कौन था? जॉन द्वितीय। हेनरी द नेविगेटर जो है इसके पहले राजकुमार था, जॉन सेकंड के पहले था हेनरी द नेविगेटर, और ये बार्थोलोमियो दियाज को इसने नहीं भेजा था, याद रखेंगे। बार्थोलोमियो दियाज को भेजा किसने था? जॉन सेकंड ने। इमैनुअल जो है ये आपका वास्को डी गामा के समय पे शासक था और जमोरिन जो है ये कालीकट का हिंदू शासक था। ठीक है, जमोरिन कहाँ का शासक था? कालीकट का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है आपसे जमोरिन था कौन? आपके सामने ऑप्शंस हैं कालीकट के अरब व्यापारी, कालीकट का मुस्लिम शासक, कालीकट का हिंदू शासक या फिर कालीकट के हिंदू व्यापारी। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी कालीकट का हिंदू शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वास्को डी गामा के बाद कौन सा दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आया था? वास्को डी गामा के बाद पूछ रहा है कि वो कौन सा दूसरा यात्री था जो कि भारत आया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन बी केब्रेल, ऑप्शन सी अल्बुकर्क या फिर ऑप्शन डी अल्मेडा। देखिए अगर आप ऑप्शन से जाएंगे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बार्थोलोम्यू दियाज जो है ये आपका केप ऑफ गुड होप का खोज किया था कब? 1487 ईस्वी में। और अल्बुकर्क और अल्मेडा ये बहुत बाद में आए थे, 1503 और 1503-5 के ईस्वी में ये दोनों आए थे। इसका जो सही आंसर है ये वाले ऑप्शन का वो हो जाएगा केब्रेल, ऑप्शन बी पेड्रो अल्वारेज केब्रेल इनका नाम है और ये 1500 ईस्वी में आए थे भारत। तो वास्को डी गामा 1498 में आके वापस जाता है और उसके बाद 1500 ईस्वी में कैब्रेल जो है ये भारत पहुंचता है अपने जहाजी बेड़े के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, वास्को डी गामा अंतिम बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा अंतिम बार भारत कब आया था आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 1498, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1502 और ऑप्शन डी 1524। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1524। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है ये तीसरी बार भारत आता है और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर कोच्चि नामक स्थान पे इसे दफना दिया जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा को कहां पर दफनाया जाता है? कोच्चि नामक स्थान पर। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है और 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, वास्को डी गामा की मृत्यु के बाद उसे कहां दफनाया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कोच्चि,
ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर अभी हमने आपको बताया क्या है, कोच्चि। ऑप्शन बी कोच्चि याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी कन्नानूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीकट। ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली सबसे पहले कालीकट पे ही आए थे और अपनी सबसे पहले व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की थी? कालीकट में ही किया था। कालीकट में कब? 1500 ईस्वी में। टाइम याद रखेंगे, 1500 ईस्वी में। 1498 में वास्को डी गामा आया था और 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्रेल दूसरे पुर्तगाली यात्री भारत आते हैं और इसी समय पे आपका कालीकट में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। पुर्तगालियों के पहले दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पुर्तगालियों के पहले दुर्ग का निर्माण, देखिए एक होता है फैक्ट्री और एक होता है दुर्ग। दुर्ग वाले एरिया को ऐसे घेर दिया जाता है, इसी के अंदर सारी आवश्यकता की चीजें होती हैं और कुल मिला के उसका बाउंड्री कर दिया जाता है, उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दिया जाता है, उसी को दुर्ग का नाम दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि जो पहला दुर्ग पुर्तगालियों ने बनाया था उसका निर्माण किसने करवाया? आपके सामने ऑप्शन हैं वास्को डी गामा, कैब्रेल, ऑप्शन सी अल्बुकर्क और ऑप्शन डी अल्मेडा। देखिए दुर्ग बनाने के लिए जरूरी है पहले फैक्ट्री हो, तो पहले फैक्ट्री स्थापित होगा, उसके बाद ही ना दुर्ग बनेगा। एक प्रोसेस के थ्रू देखिए। अब देखिए जब पहले फैक्ट्री की स्थापना होती है तो फैक्ट्री का स्थापना कब किया गया था? 1500 ईस्वी में। कहाँ? कालीकट में। लेकिन दुर्ग का जब पूछेगा कि दुर्ग का निर्माण कहाँ, कालीकट के कोच्चि या कोचीन में, है ना। और वही कोचीन में पहले दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। 1500 में फैक्ट्री बना और 1503 ईस्वी में बनता है आपका ये दुर्ग। और दुर्ग कौन बनाएगा 1503 ईस्वी में? अल्बुकर्क बनाएगा। ठीक है, 1503 ईस्वी में दुर्ग कौन बनाएगा? अल्बुकर्क बनाएगा। ये याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पुर्तगालियों ने अपने दूसरे किले की स्थापना कब की थी? पहला किला तो हो गया, अब दूसरे किले की बात बोल रहा है। आपके सामने ऑप्शन हैं 1500, ऑप्शन बी 1501, ऑप्शन सी 1503 और ऑप्शन डी 1505। तो पहले किले की स्थापना 1503 ईस्वी, जो कि मैं अभी पीछे आपको बताया, तो 1503 में पहले किले की स्थापना की गई थी। कहां पर? कोचीन में, है ना। पहले किले की स्थापना कोचीन कालीकट में की गई थी और दूसरा जो किला है ये 1505 ईस्वी में बनेगा। कहां पर बनेगा? ये बना था कन्नानूर में। जगह का नाम याद रखेंगे, कई बार आपसे ऐसे जगह का नाम भी पूछ लेता है। तो पुर्तगालियों के पहले किले की स्थापना हुई कोचीन में 1503 में और दूसरे किले की स्थापना जो है ये 1505 में देखने को मिलता है। कहां पर? कन्नानूर नामक स्थान पर। पहले फैक्ट्री की स्थापना अगर पूछेगा, पुर्तगालियों के पहले फैक्ट्री की स्थापना, तो वो 1500 ईस्वी में हुआ था कालीकट में। और फिर अगर दूसरे फैक्ट्री की स्थापना पूछे कि पुर्तगालियों के दूसरे फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुआ था 1501 ईस्वी में कोचीन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल की नीति भी कहते हैं। ठीक है, शांत जल की नीति भी कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी को। अब आपसे पूछ रहा है कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाया कौन था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैब्रेल, ऑप्शन बी अल्मीडा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क या फिर ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा लेके आए थे, है ना। अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये भारत में पुर्तगालियों के पहले वायसराय थे या पहले गवर्नर थे एक प्रकार से। अभी इसका टाइम पीरियड भी आपसे आगे पूछा गया है, अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। तो अल्मीडा जो है ये पहले वायसराय थे, पुर्तगाली वायसराय, और इन्होंने ही भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन जो ऊपर आपसे पूछा गया था कि पुर्तगालियों के पहले किले का निर्माण कौन कराया था, तो वहां आंसर है अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क के बारे में आप हो सकता है कि कंफ्यूज होंगे कि अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क आया है, वायसराय वो बाद में बना था, आ गया था पहले ही 1503 ईस्वी में ही अल्बुकर्क भारत आ गया था स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में अल्मीडा का कार्यकाल
क्या था, अल्मीडा का टाइम पीरियड क्या था, आपको ये बताना है। अल्मीडा का पूरा नाम क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए आपके सामने ऑप्शंस है 1501 से 1505 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1503 से 1508 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1504 से 1506 ईस्वी तक, और ऑप्शन डी 1505 से 1509 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1505 से 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों के पहले वायसराय के रूप में काम किए थे, और फिर 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को वायसराय बना दिया गया था, और ये 1509 से 1515 ईस्वी तक अल्बुकर्क जो है ये भारत में पुर्तगालियों का वायसराय रहा। और ये ध्यान रखेंगे अल्बुकर्क को ही, मैं अल्बुकर्क की बात कर रहा हूँ, ये अल्मीडा की नहीं, अल्बुकर्क जो कि 1509 ईस्वी में वायसराय बनता है, इसी को भारत में पुर्तगालियों के का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली ने तुर्की, गुजरात एवं मिस्र की संयुक्त सेना को हराकर दमन एवं दीव पर अधिकार कर लिया था? तो कौन हराएगा तीनों सेना को तो इसे हराया था, आपके सामने ऑप्शंस हैं अल्मीडा, अल्बुकर्क, बारबोसा और वास्को डी गामा। अब देखिए, तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना के साथ जो युद्ध होता है उसे चाउल का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाउल का युद्ध भी कहते हैं। और ये युद्ध कब हुआ था, 1509 ईस्वी में हुआ था। आप बताइए, आप गेस कर पा रहे होंगे 1509 में है तो कौन हराया होगा। अब 1509 में दो वायसराय का कार्यकाल देखने को मिलता है, एक तो अल्मीडा है और दूसरा अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क की नियुक्ति हुई थी 1509 में, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि हराया किसने था इस युद्ध में इन तीनों संयुक्त सेनाओं को, अल्मीडा ने। और दमन एवं दीव पर अधिकार करने का काम भी किसने किया था, अल्मीडा ने। तो ऐसा याद रखिए कि जाते जाते एक बहुत बड़ा काम पुर्तगालियों के लिए करके गया अल्मीडा, तीन संयुक्त सेना को हराया और दमन एवं दीव पे अधिकार भी कर लिया। अल्मीडा का कार्यकाल क्या था, 1505 से 1509 ईस्वी तक, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पीछे हमने डिस्कस भी किया था कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी बारबोसा या फिर ऑप्शन डी कैब्रेल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्मीडा के बारे में अभी सारी जानकारी आपको पीछे क्वेश्चन में दे दी गई है। कैब्रेल जो हैं ये कौन थे, ये वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाले दूसरे यात्री थे, पुर्तगाली यात्री। और बारबोसा जो नाम है ये अल्बुकर्क का ट्रांसलेटर के रूप में काम करता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्बुकर्क का ट्रांसलेटर के रूप में भारत में कौन काम किया, तो उसका आंसर हो जाएगा बारबोसा। वास्तविक संस्थापक के रूप में नाम याद रखेंगे अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, किस वर्ष अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया? ये भी मैं पीछे भी आपको बताया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1503, ऑप्शन बी 1505, ऑप्शन सी 1509 और ऑप्शन डी 1529। तो अल्बुकर्क के बारे में बोल रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1509 ईस्वी में। 1505 में किसे नियुक्त किया गया था, अल्मीडा को, है ना। 1505 में किसे नियुक्त किया गया था, अल्मीडा को। और 1503 जो है इस समय पे अल्बुकर्क एक स्क्वाड्रन लीडर के रूप में भारत आया था। और 1529 में पुर्तगाली वायसराय कौन बनता है, नीनो दा कुन्हा, है ना, नीनो दा कुन्हा। और नीनो दा कुन्हा ही है जो कि पुर्तगालियों की का मुख्यालय जो है वो कोचीन से गोवा स्थानांतरित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, किस वर्ष अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1509, ऑप्शन बी 1510, ऑप्शन सी 1511 और ऑप्शन बी 1515। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1510। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, नाम याद रखेंगे, यूसुफ आदिल शाह, ये था बीजापुर का शासक। और इससे अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था, ध्यान रखेंगे। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क की नियुक्ति होती है वायसराय के रूप में, और 1515 ईस्वी तक वो अपने पद पे रहता है, और 1515 ईस्वी में ही अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। अल्बुकर्क के बारे में याद रखेंगे, भारत में सती प्रथा जो था उसे रोकने का काम इसी ने शुरू किया था। सबसे पहले इसी ने बैन लगाया था सती प्रथा पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, किस वर्ष पुर्तगालियों ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1515, ऑप्शन बी 1529, ऑप्शन सी 1530 और ऑप्शन डी
1538। तो ये देखिए 1529 में तो नीनो दा कुन्हा जो है वो गवर्नर बनता है, यानी कि वायसराय बनता है। और 1530 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1530 ईस्वी में उसने पुर्तगालियों की जो मुख्यालय है वो कोचीन से कहां स्थानांतरित कर देता है, गोवा स्थानांतरित कर देता है। तो याद रखेंगे ये टाइम पीरियड, 1529 में नीनो दा कुन्हा गवर्नर बनता है और 1530 ईस्वी में क्या करता है, गोवा को मुख्यालय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, पुर्तगालियों को चटगांव एवं सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति किसने दी? चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति किसने दी, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है महमूद शाह और ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। ये जो अनुमति मिला था ये 1535 में मिला था, और 1535 है तो अकबर आंसर हो नहीं सकता है ना। अकबर कब बना था राजा? 1556 ईस्वी में ये राजा बना था, ठीक है। और शेर शाह सूरी भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महमूद शाह। यूसुफ आदिल शाह तो बीजापुर के शासक थे, है ना। चटगांव सतगांव जो है आपका बंगाल वाले एरिया में पड़ता है। तो यहाँ का शासक उस समय महमूद शाह था, जिसने पुर्तगालियों को यहाँ पर व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे कहते थे? पोर्टो ग्रांडे का मतलब होता है ग्रेट बंदरगाह, बहुत महान या बड़ा बंदरगाह। तो उसको ये लोग पोर्टो ग्रांडे कहते थे। वो कौन सा बंदरगाह था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी चटगांव या फिर ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी चटगांव। देखिए जो नागपट्टनम का भी ये लोग तमिलनाडु वाले क्षेत्र से बहुत ज्यादा उपयोग करते थे, लेकिन इनका सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था वो चटगांव था, और उसी को ये लोग पोर्टो ग्रांडे कहते थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, पुर्तगाल के प्रसिद्ध जेसुइट पादरी संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी नीनो दा कुन्हा और ऑप्शन डी अल्फांसो डिसूजा। तो ये देखिए संत फ्रांसिस्को जेवियर जो हैं ये पहले जेसुइट पादरी थे, और ये भारत आए थे 1542 ईस्वी में। और इस समय पे गवर्नर कौन था? पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा जो है ये 1542 से 1545 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में काम किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जेसुइट पादरी संत फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ भारत आए थे? तो अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें, तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास और लाल मिर्च भारत में उपरोक्त में से किस फसल की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई थी? देखिए ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में भी, कि ऐसे नीचे फसल का नाम दे दिया था और पूछा था कि किस फसल का मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अब यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जिसे पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 5 और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर जो सभी फसल का नाम दिया हुआ है ये सभी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया है। तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास और लाल मिर्च, ये सभी चीजों की खेती भारत में शुरुआत की गई है पुर्तगालियों के द्वारा। अनानास, काजू, अफीम, अफीम तो आप जानते ही होंगे, तंबाकू भी जानते ही होंगे, लाल मिर्च तो पता ही होगा, है ना। तो ये सभी फसल की खेती की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1530, ऑप्शन बी 1534, ऑप्शन सी 1556 और ऑप्शन डी 1542। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1556। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी 1556 में, और इसी में 1556 में क्या हो रहा था? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जा रहा था। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। टाइम बता दिया 1556, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने, किस वर्ष पुर्तगालियों को हराकर मराठों ने सालसेट और बेसिन क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था?
तो मराठों ने पुर्तगालियों को हराया और सालसेट और बेसिन क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। वो वर्ष कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1580, ऑप्शन बी 1588, ऑप्शन सी 1661 और ऑप्शन डी 1739। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1739। 1739 में कौन थे पेशवा? बाजीराव, ठीक है, बाजीराव प्रथम थे। और 1580 में पुर्तगाली और स्पेन और पुर्तगाल का विलय हो गया था। 1588 में इन्हें हराता है कौन? अंग्रेज, और इनकी मतलब की अजेयता को के मिथक को तोड़ देता है, अंग्रेज हराते हैं। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का राजकुमार होता है कौन? चार्ल्स, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी कर लेता है और इसे मुंबई जो है वो 10 पाउंड के वार्षिक वेतन पर दहेज में दे दिया जाता है। मतलब दहेज में मिलता है इसको मुंबई, और मुंबई को वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने किराए पर दे देता है? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, ठीक है। और 1739 इसका सही आंसर हो जाएगा, जब मराठों ने पुर्तगालियों को हराया और सालसेट एवं बेसिन के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि जो भी वनडे एग्जाम, जितने भी तरीके का वनडे एग्जाम होता है, चाहे वो पीसीएस हो या फिर आपका टीचर का एग्जाम हो, उन सभी के लिए हमारा जो ये सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।